हम चर्चा करेंगे थाई एप्पल बेर के बारे में। थाई एप्पल बेर है, इसको खेत में लगाने का कौन सा समय सबसे उपयुक्त रहेगा? इसके अलावा और कोई केमिकल फर्टिलाइजर डालने कुछ नहीं। अच्छा, तो ये आपने कौन सा लगा रखा है? ये गोबर की खाद में सब आते हैं। ठीक है। यदि शहद आसानी से मिल जाए तो शहद का स्प्रे कर दो, नीम ऑयल से भी कंट्रोल हो जाता है। पहले किसान साथियों, मई जून का महीना चल रहा है और बहुत से किसान साथी जो बागवानी करना चाह रहे हैं, बागवानी की तैयारी में लग चुके हैं, खड्डे वगैरह तैयार कर लिए हैं, पर अभी भी बहुत से किसान इस कंफ्यूजन में है कि कौन सी बागवानी फसल लगाई जाए जिससे कम खर्चे, कम मेहनत में, कम समय में अधिक लाभ लिया जा सके। जून के इस पूरे महीने में हम आपके लिए लेकर आएंगे बागवानी से संबंधित विभिन्न किस्मों के पौधों के बारे में जानकारी, जिससे आप यह कंफर्म कर पाएंगे कि आपको कौन सी बागवानी फसल लगानी चाहिए जो आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। नमस्कार, मैं आपका किसान साथी मदन शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल खेती तकनीक। और आज हम चर्चा करेंगे बागवानी के तहत लगाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की बागवानी फसलों में, विशेष तौर पर राजस्थान में अपने पैर पसार रही थाई एप्पल बेर के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि बागवानी से संबंधित आपकी सभी प्रकार की क्यूरीज का आपको घर बैठे समाधान मिल सके। आज हम जयपुर के नज़दीकी ग्राम राधापुरा में, जहां पर हमारे किसान साथी ने थाई एप्पल बेर किस्म के लगभग 2 बीघा में पौधे लगाए थे और पौधे पिछले साल से अच्छा प्रोडक्शन दे रहे हैं। बहुत से किसान भाइयों की समस्या है, भाई थाई एप्पल बेर को कैसे लगाएं, कहां से पौध खरीदें, इसकी देखभाल के लिए क्या क्या कार्य करने पड़ेंगे, किस प्रकार से खाद दवाई देनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके संबंध में पूरी जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं किसान भाई प्रभु जी, और उनसे जान लेते हैं भाई कितने समय पहले इन्होंने फसल लगाई थी, कब लगाई थी, किन खाद दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं और कितना प्रोडक्शन इनको मिल रहा है। सारी जानकारियां आपको सीधे देंगे हम किसान के खेत से, ताकि YouTube पर जो किताबी ज्ञान झाड़ने वाली यूट्यूबर है उनसे आपको छुटकारा मिले और वास्तविक स्थिति आप थाई एप्पल की खेती की जान सकें। तो आइए मिल लेते हैं किसान भाई प्रभु जी से और जान लेते हैं थाई एप्पल बेर की खेती के संबंध में सभी प्रकार की जानकारियां, ताकि आपको थाई एप्पल की खेती करने में, इसकी बागवानी लगाने में किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति न रहे। राम राम साहब। राम राम। प्रभु जी, लोग नींबू, आंवला, आम की बागवानी कर रहे हैं, आपने थाई एप्पल बेर की खेती चुनी, कोई विशेष कारण रहा इसका? कहाँ से आपको ये आइडिया आया? एक तो यूट्यूब पर देख करके ये हुआ, और दूसरा ये कोई कंपनी में काम कर रहा था थाई एप्पल के बगीचे में। अच्छा, तो अच्छा। वो हमारी कंपनी में काम करता था, उन्होंने ये राय दी भाई उनमें ज्यादा टाइम लगेगा और ये आपको जल्दी 1 साल में ही ये प्रॉफिट देगी। अच्छा, प्रॉफिट देगी, प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे किसान भाइयों को बताइए, ये जो आपका थाई एप्पल बेर है, इसको खेत में लगाने का कौन सा समय सबसे उपयुक्त रहेगा, ताकि ये कम समय में जल्दी से ग्रोथ करे और प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए? देखो, ये मार्च अप्रैल का महीना ठीक है। मार्च अप्रैल का महीना? ये जुलाई अगस्त में भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जुलाई अगस्त में जो पहली बार प्रोडक्शन होगा वो नहीं होगा। अच्छा अच्छा। वो इतनी हाइट नहीं लेगा और छोटा पेड़ रहेगा, तो उनमें वो नहीं ले सकते। जी जी। और यदि वो पहले लगाएंगे तो वो मिल जाएंगे। नहीं, जैसे आपने मार्च अप्रैल में इसका पेड़ लगाया दिया, तो आने वाली जो जुलाई अगस्त उसमें अगस्त में लास्ट सप्ताह में से फ्लोरिंग आएगी। अच्छा, फ्लोरिंग स्टार्ट भी हो जाएगी और वो दिसंबर तक टूटने लग जाएंगे। कुल मिला के कहने का मतलब 6 से 7 महीने के अंदर आपका थाई एप्पल बेर प्रोडक्शन देने लग जाएगा। आपने थाई एप्पल की ये जो खेती कर रखी है, इसमें जैसे आपने पौधे रोपण की उस समय कौन कौन सी खादें डाली, कोई केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह भी डाली या केवल ऑर्गेनिक खेती ही कर रहे हैं? इसमें गोबर की खाद है मैन तो, और 25 ग्राम पर पेड़ का डीएपी फास्फोरस जिसमें आता है। अच्छा, डीएपी 25 ग्राम पर पौधा जो आप जमीन में जो खाद था ना गोबर में, उसमें ही मिला करके। अच्छा, गोबर में मिक्स करके आप डाल देते हैं बस। इसके अलावा और कोई केमिकल फर्टिलाइजर डालने की जरूरत है? कुछ नहीं, कोई जरूरत नहीं है। एक पेड़ भी नष्ट नहीं हुआ, कोई दीमक से कुछ किससे भी नष्ट नहीं हुआ। अच्छा, दीमक वगैरह की भी समस्या इसमें पेड़ में कम रहती है? हमारे यहाँ तो नहीं थी। अच्छा, अगर दीमक वगैरह होती है जी, लेकिन इनमें तो नहीं है। अच्छा, आपकी जो और फसल बाजरा, गेहूं, मूंगफली वगैरह लगाते हैं उसमें व्हाइट क्रब दीमक की समस्या रहती है, पर इनमें तो नहीं थी। इसमें समस्या नहीं आई। चलो, ये भी एक अच्छी बात है भाई। ये जो है आपकी थाई एप्पल बेर की फसल है वो दीमक रोधी है,
या कहे तो व्हाइट क्रप दीमक से सुरक्षित है। हो सकता है इसकी जो जेनेटिक बनावट है वो ऐसी हो कि इसको आपके कीट पतंगे नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो। आगे आप ये बताइए कि थाई एप्पल बेर की आपने यह कौन सी वैरायटी लगा रखी है और क्यों लगा रखी है, कौन कौन सी वैरायटी आती है, इसके बारे में भी हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा मार्गदर्शन करें, ताकि वो अगर इसकी थाई एप्पल बेर की खेती लगाना चाहें तो उनको इस बात का कंफ्यूजन न रहे कि भाई कौन सी फसल अपने को लगानी चाहिए, इसकी कौन सी किस्म लगानी चाहिए, कौन सी नहीं लगानी चाहिए। मेरे हिसाब से तो 3 वैरायटियों का मैंने नाम सुना है, एक ग्रीन और एक कश्मीरी एप्पल बेर और सीडलेस। बाकी ये जो वैरायटी है ना, यहाँ हमारे 7 पेड़ ग्रीन भी कश्मीरी एप्पल के भी हैं। अच्छा, इसमें थाई एप्पल में कश्मीरी एप्पल वाला जो लगा रखा बोर है और इसमें कोई प्रोडक्शन नहीं है। अच्छा, प्रोडक्शन भी कम है, साइज भी कम है और हमारे क्लाइमेट में पता नहीं वो सेट ही नहीं है। अच्छा, अपने राजस्थान का जो शुष्क और दूसरी जगह का पता नहीं, लेकिन यहाँ हमारे तो ये 7 पेड़ है, उनमें से वो नहीं है। हाँ, लगभग राजस्थान का अपना क्लाइमेट एक जैसा सही है, तो कुल मिला के कश्मीरी एप्पल वाला जो थाई बेर है वो कम सक्सेस है। सीडलेस वाला भी वो छोटा आता है। अच्छा, सीडलेस वाले में भी सीड नहीं आता, लेकिन वो छोटा साइज कम है, प्रोडक्शन कम बैठ रहा है। अच्छा, तो ये आपने कौन सा लगा रखा है? ये ग्रीन थाई बेर लगा रखा है। इसकी साइज भी ठीक है। प्रोडक्शन क्या है? 90 से 100 ग्राम 90 से 100 ग्राम का ग्रीन जो आपका थाई बेर है उसमें 90 से 100 ग्राम का जो आपका फल है बैठता है। और इसका प्रोडक्शन है जो आपका कश्मीरी थाई बेर है या आप जो कौन सा बता रहे हैं सीडलेस बता रहे हैं उससे कहीं ज्यादा आ रहा है। तो कुल मिला के आपके कहने का मतलब ये है, अगर आप थाई एप्पल बेर से बिजनेस के तौर पर अगर खेती कर रहे हैं तो आपको जो ग्रीन किस्म का जो थाई बेर है उसका पौधरोपण करनी चाहिए, उसको खेत में लगाना चाहिए। जो आपका थाई बेर है उसमें फ्लोरिंग कौन से महीने में आती है? एक बार आती है या 2 बार होती है? इसमें 2 बार होती है। ये जो बार अभी 15-20 दिन पहले से आ रही है, ये आ रही है, ये कोई काम की नहीं है। फ्लोरिंग हो रही है, ये काम की नहीं है। जून के महीने में भी आप ये 1 महीने भर से आ रही है। अच्छा, महीने भर से फ्लोरिंग आ रही है। कोई ये लग रहे भी हैं इसमें, ये है यहाँ ये देखिए, इसमें ये कोई काम के नहीं है। फल वगैरह भी लग रहे हैं पर ये फालतू, ये कोई किसी काम के नहीं है। अच्छा, ये साइज नहीं बनेगी इसकी। अच्छा, तो फिर क्या करते हैं आप? इसकी तुड़ाई कर देते हैं? अपने आप गिर जाते हैं, इसमें कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, तो इसकी जो मेन प्रोडक्शन वाली फ्लोरिंग है वो कब रहती है? वो सितंबर के लास्ट हफ्ते से अक्टूबर के पहले हफ्ते में ज्यादा आती है। अच्छा, सितंबर के पहले पखवाड़े में आ जाती है। अच्छा, अक्टूबर के पहले पखवाड़े में इसकी जो फ्लोरिंग है वो सेट होने लगती है और दिसंबर और जनवरी में इसकी तुड़ाई हो जाती है। दिसंबर जनवरी 2 महीने लग जाते हैं उसमें। जो पहले फल आ जाता है वो पहले टूट जाता है उनके बाद। ठीक है। अच्छा, एक किसान भाइयों को ये भी बताइए भाई, इसकी जैसे फ्लोरिंग आ रही है, कई बार अपन देखते हैं अपनी जो नॉर्मल सब्जियां वगैरह भी करते हैं या दूसरी खेती करते हैं उसमें फ्लोरिंग सेट नहीं हो पाती, फ्लोरिंग अच्छी आती है, फ्लोरिंग सेट नहीं हो पाती और प्रोडक्शन कम बैठता है। तो इसके लिए क्या किया जाए? किसान भाई क्या तरीके अपनाएं जिससे कि अच्छी फ्लोरिंग सेट हो जाए और एक अच्छा उत्पादन ले सके? एक तो उसमें पानी उस टाइम में ज्यादा नहीं डालना चाहिए। किस समय? जब फ्लोरिंग आ रही है, तो आने का टाइम है, कुछ आने लग गई, तो उस टाइम में थोड़ा पानी को कम कर देना चाहिए। किसान भाइयों विशेष ध्यान रखिए, जब भी आपके थाई बेर में फ्लोरिंग आने वाली हो, फ्लोरिंग आ रही हो, उस समय इसकी सिंचाई थोड़ी कम कर दे, ठीक है? इसके आगे और अपने उस टाइम में यदि कोई बरसात का मौसम हो और यदि बरसात हो जाए तो उसमें फंगस का भी ये फल यदि जड़ने लग जाए, फंगस से भी जड़ता है। अच्छा, कई बार फंगस आ जाती है, अटैक कर जाती है, उसमें हल्का मोटा फंजीसाइड, इसमें कोई वैसा फंजीसाइड नहीं भाई, वो ज्यादा महंगा वाला फंजीसाइड। अच्छा। कोई हल्का कोई सा भी फंजीसाइड हो वो डाल सकते हैं। अच्छा, किस हिसाब से इसमें स्प्रे होगा फंजीसाइड का? 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हल्का सा स्प्रे एक बार करना है या जो यदि लिक्विड है हेक्साकोनाजोल हो तो सबसे उत्तम है। अच्छा, लिक्विड है हेक्साकोनाजोल। जी। जो जोल आता है ना फंजीसाइड, वो ठीक रहता है। अच्छा, जोल वाला जो भी फंजीसाइड है उसका आप विशेष ध्यान रखिए, वही इसमें काम मिले तो उसके रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। सर्दियों के अंदर लगभग इसकी फ्लोरिंग सेट होती है और माउट की बरसात होती है। कई बार जो बेमौसम बरसात होती है उससे फंगस आ जाती है। तो फंगस को आपने ट्रीट कर दिया, फंगस से आपके पेड़ सुरक्षित रह गए। इसमें फ्लोरिंग हो गई, फ्लोरिंग से फल अच्छे सेट हो सके इसके लिए ऑर्गेनिक तरीके से या प्राकृतिक तरीके की कोई विधि हो तो गोबर की खाद तो देखो इसमें हर बाद में भी डाल दे, फ्लोरिंग के पहले डाल दें उसमें। अच्छा, गुजाई करके इनकी गुजाई करके वो डाल दें।
ठीक है। तो उनसे वो क्या है उसमें सब मिल जाएंगे। जी जी, गोबर की खाद में सब आते हैं। ठीक है ठीक है। ये फालतू का आपका खर्चा कहने का करने की मतलब जरूरत ये नहीं है है। भाई, अगर आपको कोई फालतू में सजेस्ट कर रहा है कि आप ये केमिकल डालो ये डालो, तो प्रभु जी कह रहे हैं भाई ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास सड़ी हुई गोबर की खाद है, केचुआ खाद है, तो वो सबसे बेस्ट है, और उससे जो प्रोडक्शन मिलेगा वो आपका रियल टाइम होगा, अच्छा होगा। जो फल की क्वालिटी है, स्वाद है, वो केमिकल यूज लिए हुए पौधों से, फलों से कई गुना बेहतर रहेगा। अच्छा, इसकी फ्लोरिंग सेट होने के समय में जैसे मधुमक्खियां आती है, परागण होता है, कई बार क्या होता है आसपास के खेत सूखे पड़े रहते हैं, मधुमक्खियां नहीं आती, तो मधुमक्खियों को आकर्षित करने के लिए क्या किया जाए जिससे अधिक पराग हो और फ्लोरिंग में ज्यादा से ज्यादा फल सेट हो सके? यदि शहद आसानी से मिल जाए तो शहद का स्प्रे कर दो। अच्छा, शहद जो मधुमक्खियों वाला अपना शहद आता है उसका आप स्प्रे कर दें। या जो गुड़ है ना बना केमिकल वाला। अच्छा, गुड़, अपना गुड़। तो ये जो ये पुराना गुड़ होता है ना, जी जी उन पर ज्यादा केमिकल नहीं होता उनमें, जी जी। तो उनका स्प्रे कर दो, मधुमक्खी ऑटोमेटिक आ अच्छा, जाएगी। प्रभु जी और का उस टाइम में एक किसी भी कीटनाशक का स्प्रे न करे कि मधुमक्खी मर जाए। प्रभु जी का कहना है कि जब भी आपके थाई बेर के पौधों में फ्लोरिंग हो रही हो, मधुमक्खियां अगर कम आ रही हो, पराग कम हो रहा हो, तो देसी तकनीक है, अगर आपके पास शहद उपलब्ध हो जाए तो आप शहद को पानी में मिलाकर इस पे स्प्रे कर सकते हैं। शहद अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आपका जो खाने वाला गुड़ है, पुराना केमिकल रहित अगर गुड़, आपका जो देसी गुड़ है वो हो, तो उसको भी आप पानी में घोलकर उसका स्प्रे कर सकते हैं। जो मधु होगा उससे मधुमक्खियां आकर्षित होगी और आपकी जो फ्लोरिंग है वो अधिकतम उत्पादन देने की स्थिति में आ जाएगी। प्रभु जी दूसरी बात ये भी कह रहे हैं, सावधानी की चीज है, अच्छी चीज है, कि जब भी आपकी मधुमक्खियां खेत में अधिक मात्रा में हो या मधुमक्खियों का आगमन होने लग जाए, उस समय आप किसी भी केमिकल का स्प्रे न करें, क्योंकि अगर आप केमिकल का स्प्रे करेंगे तो मधुमक्खियां खत्म हो जाएगी और आपकी जो खेत में आपका पुष्पन है उसमें परागण नहीं होगा और आपका जो फ्लोरिंग है उससे फल सेट नहीं होगा। आपके जो पौधे हैं वो बंजर के बंजर ही रह जाएंगे। प्रभु जी एक विशेष, जैसे हमने पहले बचपन में बेर खाए हैं, बेर में कीड़ा लग जाता है, कीड़े फल में कीड़े हो जाते हैं, तो उस कीड़े के लिए भी इसमें कोई विशेष स्प्रे वगैरह करना पड़ेगा क्या? कीड़े के लिए तो वैसे तो ये नीम ऑयल से भी कंट्रोल हो जाता है, पहले यदि एक दो स्प्रे करे तो। जी जी, समय से अगर अपन समय से करे तो नीम ऑयल भी ठीक तो है। नीम ऑयल से जैसे आपकी मधुमक्खियां आ रही जा रही है तो उस पे नहीं मरेगी, नहीं मरेगी, इतने नहीं मरेगी। और वैसे यदि फिर भी ऐसे मधुमक्खियां उस टाइम में जैसे बेर बन गया उस टाइम में पूरा हो गया कंप्लीट, जी जी, तो उसमें मधुमक्खी की इतनी आवश्यकता नहीं होती फिर बाद में। मधुमक्खियां हम कीटनाशक भी कम पावर में कर सकते हैं, वो जैसा मनुष्य लेके हानिकारक हो वैसा वो नहीं करना चाहिए। जी जी, नॉर्मल कीटनाशक से वो मर जाएगा, नॉर्मल करेंगे। किसान भाइयों, प्रभु जी ने आपको एक विशेष जानकारी दी है कि जब फल में कीड़े लगने की अगर संभावना आपको दिखे, मौसम खराब रहे और कीड़े लगने की संभावना हो, या आप प्रिकॉशंस के तौर पर भी फलों को कीड़ों से बचाने के लिए उसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप जब आपके फल सेट हो जाए, मधुमक्खियां खेत छोड़ दे, कम मात्रा में गिनी चुनी मधुमक्खियां रहें, तो आप तभी से 2 से 3 बार आप कंटिन्यू 10 से 15 दिन का गैप लेकर अगर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहेंगे तो न तो आपका जो फल है वो ऑर्गेनिक इफेक्टेड होगा और आपकी जो फसल है वो कीड़ों से मुक्त रहेगी। अगर आप इस शेड्यूल से नीम ऑयल का स्प्रे कर रहे हैं तो आपके खेत में कीड़े नहीं लगेंगे, आपको किसी प्रकार के केमिकल का स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी कारणवश चूक गए हैं, समय से आपने नीम ऑयल का स्प्रे नहीं किया है, तो फिर आप हल्की मात्रा में जो भी आपका पेस्टिसाइड है उसका स्प्रे कर सकते हैं और अपनी जो फसल है उसको कीड़ों से बचा सकते हैं। प्रभु जी आपने किस्म बताई, फ्लोरिंग वगैरह सारा बता दिया। सबसे जो मेन खेल इसमें होता है कटिंग का होता है। मैंने देखा भी है, सुना भी है, काफी किसान भाइयों से चर्चा भी की है। जो आपके बेर है या अपन जो लेसवे वगैरह लगाते हैं, इनके पेड़ों में जो फ्लोरिंग है, फल है, वो जो नई ब्रांचें होती है उनपे सेट होते हैं, पुरानी ब्रांचों पे, पुरानी डालियों पे सेट नहीं होते। तो आपका जो ये थाई बेर का पेड़ आपने लगा रखा है, इसकी कटिंग कब की जाती है और कैसे की जाती है, इसकी जानकारी भी थोड़ी हमारे किसान भाइयों को दे दे, ताकि जब भी वो थाई बेर की खेती करे, पेड़ लगाए, तो उसके हिसाब से उसकी कटिंग वगैरह का विशेष ध्यान रखे और अच्छा प्रोडक्शन ले सके।
इसकी कटिंग जैसे ये फल पूरे हो जाते हैं, अच्छा आपके लास्ट जनवरी में पूरे होते हैं, तो फरवरी में फर्स्ट वीक में इसकी कटिंग कर देनी चाहिए। ठीक है, कटिंग का क्या शेड्यूल रहेगा, कहाँ से कटिंग करेंगे? की जैसे ये पेड़ है, देखें ये कटिंग आ गई, दिखा नीचे, ये है कटिंग जैसे। अच्छा, तो इसको यूं तिरछी कटनी है, तो ये 1.5 फीट से, अच्छा अच्छा, एक इतनी, ये 1.5 फीट जमीन से इतनी ऊपर से कटनी है। जी जी। तो इसको तिरछी किसी भी खंजर आरी से काटना है कि ये फटे ना। अच्छा, इसका जो छिलका है वो ये उतरे न, इसको आसानी से काटे धीरे धीरे, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं होती है। कटर वगैरह से अपन अगर आ रही है तो काट सकते हैं। अच्छा, छिलका उतर जाएगा तो इसकी जो खराब हो जाएगा। तो एक चीज बताइए, जैसे हर साल हर बार जो कटिंग कर रहे हैं वो इसी शेड्यूल से करनी है या इसी शेड्यूल से? थोड़ी बहुत ऊपर ले लो, फिर ये ऊपर से ज्यादा वो गिरने की समस्या ज्यादा होती है, ये टहनी फट जाएगी। अच्छा, टहनियां फटने की वजन जब आएगा ना तो फट जाएगी। तो अपने को कुल मिला के बात यह है कि भाई पेड़ को ज्यादा हेवी नहीं बनाना है, इतनी ज्यादा से ज्यादा फीट, 1.5 फीट से ऊपर नहीं लेना है। फीट के ऊपर भी काट दिया, हमेशा ही जो ऊपर वाली ब्रांच है उनको 1 से 1.5 फीट से ऊपर से काट देना है। ज्यादा 3-4 ब्रांच ही रखनी है, ज्यादा ब्रांच नहीं रखनी, फिर उनके खूब हो जाती है वो। अच्छा, जो मेन रूट आपकी जो मेन ब्रांच है, काट दिए तो इसके 3 हो गई, जी जी, 4 रखी तो फिर इनको यहाँ से काट देंगे तो फिर हो जाएगी। बहुत अच्छी चीज है। प्रभु जी, आपके ये पौधे कितने समय के हो गए? ये 2 साल के हो गए। 2 साल के हो गए। तो 2 साल में आपने प्रोडक्शन लिया कितना, क्या प्रोडक्शन ले लिया आपने? एक पहली साल में कुछ प्रोडक्शन मिला क्या आपको? 1 महीने का था। अच्छा, आपने जुलाई अगस्त में उसके बोर्ड लगे थे, वो साइज सही आ गई थी, उसमें हमारे को ये कंफर्म हो गया था कि वैरायटी सही है, वैरायटी अच्छी है। अच्छा, 3-4 महीने की आपकी, अगस्त सितंबर 2 महीने के थे। अच्छा, 2 महीने में आपके बेर लग गए, लगे, साइज आ गई। अच्छा, उसमें उन्होंने भी कहा था कि पेड़ को बढ़ने दो, तोड़ देना। अच्छा, तो फिर 1 2 सबके रखे। जी जी। तो उनकी साइज थी ना वो 100 ग्राम के लमसम की थी, कुल मिला के पेड़ के भी। कुल मिलाकर आपकी वैरायटी से संतुष्ट हो गए थे। ठीक है। दूसरे साल में आपकी क्या स्थिति रही प्रोडक्शन? दूसरे साल में करीबन एक पेड़ के 30, किसी के 35 किलो बेर थे, यानी 30 से 35 किलो बेर आपके दूसरी साल में इसने प्रोडक्शन दिया। क्या रेट बिक रहे होंगे उस समय मार्केट में? ये 30 से 40 रुपए किलो। 30 से 40 रुपए, यानी आपका पहले 40 रुपए किलो था, क्यों जो ये हमारे सिंपल वाले बोर है ना, अच्छा, जो इनके 2 महीने बाद में आते हैं। सोमू का जो बेर है वो इस थाई एप्पल की खेती के 2 महीने बाद में प्रोडक्शन के 2 महीने बाद आता है, इनका खत्म होने के बाद में आते हैं वो। तो कुल मिला के मांग अच्छी रहती है, प्रोडक्शन कम रहता है मार्केट में, उपलब्धता कम रहती है, तो अच्छा भाव मिल जाता है। कुल आपके कहने के हिसाब से अगर 30 से 35 किलो बेर आपने पहली साल में लिए और 30 से 35 रुपए किलो, 40 रुपए किलो तक बेचे, तो एक पौधे से आपने 1000 से 1200 इनकम ले ली। कितने पौधे लगा रखे हैं आपने? 150 है ये। 150 पौधे हैं, 155 पौधे हैं। लगभग आपकी पहले साल की कमाई रही 1 से 1.5 लाख रुपए के आसपास की, और खर्चा आपका कितने रुपए का पेड़ पड़ा होगा आपके? 80 रुपए का। 80 रुपए का पेड़ पड़ा है। पौधे जाने की करने की कोई समस्या आपके पास नहीं है? एक पेड़ पौधा चल गया था और नहीं, वो ग्राफ से टूट गया। अच्छा अच्छा, और कोई नुकसान नहीं था। सिंचाई का क्या शेड्यूल है इनकी, किसान भाइयों को बता दे ताकि उसका भी ध्यान रखें। सिंचाई का हम तो ये ड्रिप लगा रखी है। अच्छा, ड्रिप आपने डाल रखी है, तो ड्रिप से ही इसकी सिंचाई होती है। यहाँ कोई जो खाने के लिए सब्जी है ना, जी जी, वो लगा देते हैं। अच्छा, सब्जियां भी लगा लेते हैं आप साथ में? वहाँ भिंडी लग रही है, अच्छा अच्छा, जैसे मिर्ची है एक बेड, तो ऐसे लगा देते हैं। प्रभु जी, आपने खेती के बारे में अच्छी जानकारी दी, कम समय में कम लागत में अच्छा प्रोडक्शन दे रहा आपका थाई बेर। कोई ऐसी इसमें समस्या भी है जो किसानों को दिक्कत दे, परेशान करे, उनका उत्पादन प्रभावित हो? इसमें सबसे बड़ी 2 समस्या है। पहले तो पेड़ लगाएं, उसके पहले चारों ओर जाली होनी चाहिए। अच्छा, तार बाउंड्री आप कर दें, कन्फर्म होनी चाहिए, नहीं नीलगाय नहीं छोड़ेगी। अच्छा, नीलगाय का प्रभु जी का कहना है भाई, जब भी आप थाई बेर की खेती कर रहे हैं, अपना जो भी खेत है, रकबा है, उसके चारों ओर अच्छे से तार बाउंड्री कर दे। जो अपनी नीलगाय होती है उसका अटैक सबसे ज्यादा रहता है, और इसकी जो ये कच्ची कच्ची ब्रांचें होती है उनको बड़े चाव से नीलगाय खाती है। ठीक है, एक तो अपनी नीलगाय से प्रोटेक्शन हो गया। दूसरा जब इसमें बोर आते हैं ना, तो ये चिड़ी और तोते इतने आते हैं कि ये बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। अच्छा, दूसरा आपके जब भी बेर आ जाए तो आपका जो तोता है या जो फल काटने वाली चिड़ियां वगैरह है, उनका अटैक ज्यादा रहता है। तो इस अटैक को कम करने के लिए या इससे सुरक्षित करने के लिए आपने कुछ एस्टिमेट लिया, कोई विचार किया? क्योंकि अभी तक आपने इनकी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर रखा है। जाल या नेट, सबसे अति उत्तम तो नेट है। आपने
कितने बीघे में ये लगा रखी है? ये 2 बीघा कच्ची जमीन। 2 बीघा कच्ची जमीन में 150 के लगभग आपने पेड़ लगा रखे हैं। 150 ये है, वो बाकी 20 पेड़ ये। अच्छा, 150 ये लगा रखे हैं। और आप देख सकते हैं इन्होंने अमरूद, मौसमी और आंवले के भी कुछ पेड़ लगा रखे हैं। तो इस 2 बीघा में आपके नेट लगाने का खर्चे का आपने कोई एस्टिमेट लिया? एस्टिमेट लिया है, ये करीबन 40,000 रुपए का खर्चा है। अच्छा, 40,000 रुपए का खर्चा है। ये पोल गाड़ने हैं और नेट लाना है। जी जी जी। 40,000 का। कितने % वाला अपने नेट लगाएंगे इसमें? 70% वाला। ज्यादा 90 वाला का कोई इसमें रोल नहीं है। अच्छा, 70 भी खूब है। 45 वाला भी इसमें लग सकता है। कम वाला भी लग सकता, जाली भी लग सकती है कम थिकनेस। नेट वाला ठीक रहेगा। प्रभु जी का कहना है कम थिकनेस वाला अपने नेट भी लगा सकते हैं। जो एंटी बर्ड नेट है वो भी आप लगा सकते हैं। अपने को केवल इसको पक्षियों से बचाना है। पर नेट लगाने का फायदा ये रहेगा, ज्यादा टेम्परेचर होगा या ज्यादा सर्दी होगी तो पाले और गर्मी दोनों से आपका नेट आपकी फसल की सुरक्षा करेगा। और सर्दियों के समय में आपकी फ्लोरिंग सेट होती है तो उसमें आपको प्रोडक्शन का भी विशेष फायदा मिलने वाला है। आपको एक विशेष जानकारी दे दूं, बागवानी के लिए राज्य सरकार की ओर से भी एंटी बर्ड नेट लगाने के लिए अनुदान दिया जाता है। इसलिए अगर आप चाहें तो उस योजना का लाभ भी लेकर अपनी बागवानी को कम खर्चे में सुरक्षित कर सकते हैं। प्रभु जी, हमारे किसान भाइयों को कोई विशेष मैसेज देना चाहेंगे बागवानी से संबंधित या थाई बेर की खेती से संबंधित? जो परंपरागत खेती है ना, इससे ये जो पेड़ पौधों वाली जो खेती है बागवानी की, ये अति उत्तम है। क्यों? पानी भी कम पड़ रहा है और इसमें प्रोडक्शन भी उनसे जो बचत है वो उनमें ज्यादा आ रही है। एक बार खर्चा करने के बाद में उसमें बार बार खर्चा नहीं करना पड़ता है। इतना खर्चा नहीं करना पड़ता है जितना कि हमारी यहाँ इतनी जमीन है उसमें इनमें बराबर का प्रॉफिट हुआ है। और दूसरा इसमें यह है कि कम पानी होगा। यदि बरसात का भी कुछ पानी भी इकट्ठा करके इसमें डाल सकते हैं। बेर को इतनी पानी की जरूरत नहीं है। अच्छा, पानी कम चाहता है तो इतने तो यदि थोड़ा बहुत मकान का भी इकट्ठा करके इसमें डालें तो कम से कम 5-4 बीघा में तो वो ऐसे भी हो सकती है मकान के पानी से भी, यदि पानी कुछ भी नहीं रहेगा तो भी। किसान भाइयों, हमारे नवाचारी किसान बंधु प्रभु जी का कहना है कि आप परंपरागत खेती के साथ साथ धीरे धीरे अपने खेत में रकबे में बागवानी को भी विकसित करें। क्योंकि धीरे धीरे भूमिगत जल कम होता जा रहा है, भूमिगत जल स्रोत सीमित है, खत्म होते जा रहे हैं। अगर आपको आगे अपनी खेती को हरा भरा रखना है, उसको लाभकारी रखना है तो उसमें बागवानी अभी से विकसित कर ले, ताकि आगे आपको जो बरसात जल है फार्म पॉन्ड वगैरह में आप एकत्रित कर रहे हैं उससे भी आप अच्छे से इसकी खेती करके लाभ ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको थाई एप्पल बेर की खेती से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर जानकारी लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए प्रभु जी के कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करके इसकी और अधिक और विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए राम राम साहब।